हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रेटेड मोल के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हाइड्रेटेड मोल क्या होता है। गर्भावस्था के दौरान अगर किसी भी फीमेल को ऐसी दिक्कत होती है कि उसको गर्भाशय में ही हाइड्रेटेड मोल जैसी समस्या हो जाती है, तो इसकी वजह से जो उसका फीटस होता है, उसका बच्चा होता है, वो किस तरह से डेथ कर जाता है। साथ ही से हम देखेंगे कि जो हाइड्रेटेड मोल होता है ये कितने तरह का होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हाइड्रेटेड मोल कॉम्प्लिकेशन है, ये गर्भावस्था के दौरान होने वाला बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। किसी किसी फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। जब हाइड्रेटेड मोल जैसी सिचुएशन किसी भी फीमेल्स को होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसकी वजह से जो उसकी प्रेगनेंसी होती है वो कंटिन्यू नहीं रहती है, वो फिर लॉस हो जाती है। जैसे ही उसके 2 महीने या फिर 3 महीने होते हैं, उसके पहले ही प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। 12 सप्ताह से अधिक ऐसी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पहले ही वो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो जो हाइड्रेटेड मोल है, ये स्पेशली जो बीमारी है, ये कोरियोनिक जो लेयर होती है उससे रिलेटेड बीमारी होती है। इसको हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे हाइड्रेटेड मोल को मोलर प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, मोलर प्रेगनेंसी, या फिर इसको वेसिकुलर मोल के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि हाइड्रेटेड मोल की, तो हाइड्रेटेड मोल जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हाइड्रेटेड मोल होते हैं उन्हीं से निर्मित होता है हाइड्रेटेड मोल। अब यहाँ पे हाइड्रेटेड का मतलब है कि जो हाइड्रेटेड मोल होता है, फॉर्म का मतलब है कि उसका स्वरूप या फिर उसी के जैसा, मतलब कि जो हाइड्रेटेड मोल होता है उसी के जैसा जो भी डेवलपमेंट होता है या फिर जो प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं कोरियोनिक विलाई जो होती है उसमें, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड मोल। अगर हम बात करें मोलर प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी का मतलब गर्भावस्था और मोलर का मतलब होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिस भी चीज में चेंजेस हो रहे हैं वो कैसी बन रही है, वो एक मोल की तरह बन रही है। तो स्पेशली मैंने अभी आपको बताया कि ये कोरियन से रिलेटेड बीमारी होती है। तो जब किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी होती है, तो उस दौरान सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ये जब फर्टिलाइज होते हैं तो इससे बनता है जाइगोट। अब जो जाइगोट होता है इसमें सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है उसके बाद जब 16 सेल डिवीजन हो जाते हैं तो ये बनता है मोरुला। अब मोरुला बनने के बाद फिर ये क्या बनता है, ये बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का बनता है कि जो मोरुला होता है, मोरुला की स्टेज होती है, 16 सेल वहां बन जाते हैं। उसके बाद उन सेल्स में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन होने लगता है। इंडिविजुअल म्यूकस की लेयर हर सेल्स पे चढ़ने लगती है और उसके बाद उसका जो आकार है, शेप है, वो बढ़ने लगता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट से 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा बनता है इनर सेल मास। इनर सेल मास। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है इसी से बनता है कोरियन। इससे 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है कोरियन और एक बनता है प्लासेंटा। तो जो हाइड्रेटेड मोल है कॉम्प्लिकेशन है, ये स्पेशली जो कोरियन होती है इससे रिलेटेड बीमारी होती है। कोरियन की जो कोरियोनिक विलाई होती है, कोरियोनिक विलाई होती हैं, इनमें अगर किसी भी तरह का डिजेनरेटिव फॉर्म होने लगता है या फिर प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने लगता है, तो इसकी वजह से जो ये कोरियोनिक विलाई होती है इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और फिर ये एक मोल की तरह डेवलप हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड मोल। अब इसके अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ इसमें समाहित हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मोलर प्रेगनेंसी, मतलब कि यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई है ये डेवलप हो रही है, ये परिवर्तित हो रही है किसमें, मोल में, इसलिए इसको बोल रहे हैं मोलर प्रेगनेंसी। हाइड्रेटेड मोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रेटेड मोल होता है उसी के जैसा इसका फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हाइड्रेटेड मोल बोलते हैं। अब वेस्टिकुलर मोल की अगर हम बात करें, तो वेस्टिकुलर मोल का मतलब होता है कि जो ये कोरियोनिक विलाई होती हैं इनमें जब चेंजेस होते हैं तो ये एक सिस्ट की तरह बन जाते हैं, वेस्टिकल की तरह बन जाते हैं, जिनमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। जैसे ये क्या है, ये कोरियन है। तो कोरियन के चारों तरफ क्या होता है, ये कोरियोनिक विलाई होती है जिनका स्ट्रक्चर फिंगर की तरह होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जब मोरुला बनता है और मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है,
ब्लास्टोसिस्ट के बाद ट्रोफोब्लास्ट बनता है और फिर क्या बनता है, कोरियन बनता है। तो जो कोरियन बनता है उसमें कोरियोनिक विलाई बनती है और उसके बाद जब ये जाता है इम्प्लांटेशन के लिए तो जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पे ही ये जो कोरियोनिक विलाई होती है, फिंगर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरह होती हैं। ये इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वहां पे जाके धस जाती हैं और फिर इम्प्लांटेशन का वर्क करती हैं और इसके बाद ये जो कोरियोनिक विलाई है इसी के द्वारा जो बच्चा होता है, फिटस होता है, उसको न्यूट्रिएंट मिलता है जब तक प्लासेंटा का निर्माण नहीं हो जाता, क्योंकि हमको पता है कि प्लासेंटा को बनने में 12 सप्ताह या फिर 3 महीने का समय लगता है। तो उसके पहले जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो कोरियोनिक विलाई के द्वारा ही फिटस को दी जाती है। तो जो ये कोरियोनिक विलाई होती है इसमें प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। ये इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की जगह पे सिस्ट जैसी बन जाती हैं और इनमें ऐसे ऐसे क्या होता है, सिस्ट बन जाता है और इनमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है वेसिकुलर मोल। और ये क्या है, ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जो गर्भावस्था के दौरान फीमेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म की, तो जेस्टेशनल का मतलब होता है गर्भावस्था और ट्रोफोब्लास्टिक का मतलब होता है जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट है और ट्रोफोब्लास्ट से बना कोरियन और प्लासेंटा। तो कोरियन की जो कोरियोनिक विलाई होती है इन्हीं में जो चेंजेस होने हैं वो होते हैं, लेकिन इसका असर कोरियन पे भी पड़ता है और प्लासेंटा पे भी पड़ता है, लेकिन ये रिलेटेड किस है, ट्रोफोब्लास्ट से, इसीलिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ली गई है ट्रोफोब्लास्ट की। और नियोप्लाज्म का मतलब होता है नई सेल्स का बनना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोरियोनिक विलाई है उसमें नई सेल्स ही तो डेवलप हो रही हैं, एक तरह से नई जो भी विलाई है, कोरियोनिक विलाई है, उनमें चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से उसका शेप बदल रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो सिस्ट की तरह हो रही है, तो एक सेल्स ही तो उसमें डेवलप हो रही है, इसलिए इसको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म का नाम दिया गया है। तो जो हेरिडिटिफॉर्म मोल है, अगर इसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहें, वेसिकुलर मोल कहें या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लाज्म कहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों एक ही चीज है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हेरिडिटिफॉर्म मोल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हेरिडिटिफॉर्म मोल एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है और ये बहुत ही रेयर होता है और ये एक कोरियन की बीमारी है जिसमें जो कोरियोनिक विलाई होती हैं उसमें कुछ डिजेनरेटिव या फिर कुछ प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जो ये कोरियोनिक विलाई होती है इसमें कुछ वेसिकल डेवलप हो जाते हैं और इस वजह से गर्भाशय में ही जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो ये कोरियोनिक विलाई है इसी के द्वारा बच्चे को न्यूट्रिएंट मिलता है जब तक प्लासेंटा नहीं बनती है। तो मैंने अभी ये भी बताया कि जो हेरिडिटिफॉर्म मोल है इसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 महीने से अधिक नहीं जाती है, पहले ही ये लॉस हो जाती है, तो 3 महीने के बाद ही प्लासेंटा का निर्माण हो रहा है। अब अगर जिस चीज से बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहा है अगर उसी में कोई डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसी में कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी, तो फिर बच्चे को न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेगा। जब बच्चे को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो फिर आगे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, वो आगे सर्वाइव कैसे करेगा। तो इस वजह से अगर किसी भी फीमेल को हेरिडिटिफॉर्म मोल जैसा कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, क्योंकि कोरियोनिक विलाई जिसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। बच्चे को जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के थ्रू वो बच्चे को नहीं मिल पाती और फिर वो क्या होता है, उसकी डेथ गर्भाशय में ही हो जाती है। और इस सब का प्रभाव कोरियन प्लासेंटा पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से अटैच होती हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये मान लीजिए है यूट्रस, ये होगा यूट्रस की इनर वॉल। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है एम्ब्रियो, ये क्या है, ये है एम्ब्रियो। इसके बाद एम्ब्रियो की चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण कहाँ से होता है, अभी हमने देखा कि जब ट्रोफोब्लास्ट बनता है तो इसमें 2 चीजें बनती है, एक तो बनता है कोरियन और दूसरा बनता है प्लासेंटा। तो कोरियन और प्लासेंटा तो हमको पता चल गया, लेकिन जो यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, एमनियन बन रहा है, ये कहाँ से बनता है। तो इसका डेवलपमेंट होता है जो इनर सेल मास होता है इससे। इनर सेल मास से 3 चीजें बनती है। तो फर्स्ट यूनिट में बनता है फीटस, सेकेंड बनता है एमनियन एंड थर्ड बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड।
तो यहाँ पे हमने देखा कि यूट्रस के अंदर क्या है, ये है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, एमनोटिक फ्लूइड है। तो एमनोटिक फ्लूइड किसी सैक में ही तो होगा, किसी झिल्ली के अंदर ही तो पानी रहेगा। तो उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमनियन। तो एमनियन के अंदर होता है एमनोटिक फ्लूइड और एमनोटिक फ्लूइड के ही अंदर होता है एम्ब्रियो। तो ये जो लेयर है ये क्या हुई, ये हो गई एमनियन। एमनियन, तो एमनियन का निर्माण कहाँ से हो रहा है, जो इनर सेल मास है उससे हो रहा है। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट कहाँ से बन रहे थे, ये बन रहे थे ब्लास्टोसिस्ट से। ब्लास्टोसिस्ट से, और ब्लास्टोसिस्ट बन रहा था मोरुला के बाद। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर दो चीजें बन रही थी, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, और उसके बाद इन दोनों से ये सारी चीजें बन रही थी। तो फीटस जो बना उसके चारों तरफ क्या है, एमनोटिक फ्लूइड है, और फिर एमनोटिक फ्लूइड की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। और एमनियन के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोरियन। इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक लेयर या फिर कोरियन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कोरियन। तो ये जो कोरियोनिक लेयर होती है और ये जो एमनियन लेयर होती है, इन्हीं दोनों के बीच पे यहाँ पे क्या होता है कि प्लासेंटा डेवलप होती है। और ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में यहाँ पे होता है योग सैक, यहाँ पे होता है योग सैक, जहां से अम्लाइकल कॉर्ड फिर डेवलप होती है। तो ये जो प्लासेंटा होती है, प्लासेंटा कहाँ पे होती है, जो कोरियन और एमनियन होता है उसके जस्ट बीच में, दोनों लेयर के बीच में क्या होती है, प्लासेंटा होती है। और ये जो बच्चा होता है उससे अटैच होती है अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू। अब ये जो कोरियोनिक लेयर होती है ये किससे अटैच होती है, कोरियोनिक लेयर अटैच होती है ये जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, इससे। तो जो कोरियन की कोरियोनिक विलाई होती है, ये कोरियन है, और कोरियन की जो ये कोरियोनिक विलाई होती है ये यूट्रस की जो इंट्रोमेट्रियम लेयर होती है इसमें धसी हुई होती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उंगली की तरह होता है। तो ये इंट्रोमेट्रियम की लेयर में धसी हुई होती है और फिर वहीं से वो ब्लड लेती हैं और उस ब्लड को फिर जो एम्ब्रियो होता है वहां तक पहुंचाती हैं, क्योंकि प्लासेंटा अभी डेवलप नहीं हुई होती है। जब प्लासेंटा डेवलप हो जाती है तो फिर वो अपना फंक्शन करने लगती है, प्रॉपर जो बच्चे को न्यूट्रिएंट या फिर ऑक्सीजन चाहिए ब्लड के थ्रू वो प्लासेंटा देने लगती है। लेकिन हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल में ये जो कोरियोनिक विलाई होती हैं इनमें कुछ प्रोलिफरेटिव चेंजेस होने लगते हैं और इसकी वजह से जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ये वेसिकल्स जैसा हो जाता है, उसमें छोटे छोटे सिस्ट जैसे बन जाते हैं जिसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और इस वजह से इनका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर ये नहीं कर पाती है, बच्चे को जो भी न्यूट्रिएंट देना चाहिए ब्लड के थ्रू वो नहीं दे पाती है और फिर इस वजह से जो ये एम्ब्रियो होता है ये लॉस हो जाता है और इस तरह से जो फीमेल होती है उसकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, उसका बच्चा गर्भाशय में ही डेथ कर जाता है। तो इस तरह से जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल जैसे कॉम्प्लिकेशन होती है गर्भावस्था के दौरान ये बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन जिसको भी होते हैं उसमें उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। तो जो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल होता है ये कितने तरह का होता है, तो ये स्पेशली दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है कंप्लीट हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल एंड सेकेंड होता है पार्शियल हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो ये दो तरह के होते हैं। अब कंप्लीट हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल क्या होता है, तो जो कंप्लीट हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल है ये क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि जब किसी भी फीमेल को आगे मेंसेस नहीं आते, जैसे अगर उसको पीरियड्स आए उसके बाद नेक्स्ट महीने उसको पीरियड्स नहीं आए तो वो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पॉजिटिव आता है। उसके बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो कितनी बार ये देखा जाता है कि उसमें बताते हैं कि सैक बना है लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। तो वही कंडीशन होती है, कुछ ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हाइड्रेटिडिफॉर्म की मोल की कंडीशन होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो फीटस होता है वो मौजूद नहीं होता है, मतलब बच्चे का कोई भी उसमें लक्षण मौजूद नहीं होता है, मतलब उसकी हार्टबीट नहीं रहती है, सिर्फ वहां पे मांस रहता है और वो मांस फिर क्या होता है कि वो डेवलप हो जाता है। जो यूट्रस होता है यूट्रस को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेता है, तो वो उस फीमेल को लगता है कि वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है। जैसे अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस में यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा था कि क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट में क्या होगा कि सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के बाद क्या होगा कि ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद ही तो ये यूट्रस में आता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो जब यूट्रस में आएगा इम्प्लांटेशन के लिए जो भी सेल्स होती हैं वो जब आती हैं कहाँ पे, यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए। अब जब ये इम्प्लांटेशन इसमें हो रहा है
तो उस दौरान क्या होता है, जो भी जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, वो आया है यूट्रस में, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है कि वहां पे बच्चा है। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट नहीं रहती। जब हार्ट बीट हैगी तभी तो हम ये मानेंगे कि अंदर किसी भी तरह का कोई जीव है, क्योंकि उसको हार्ट बीट है, उसका हृदय की धड़कन चल रही है। लेकिन जब हृदय की धड़कन अब्सेंस रहती है तो इसका मतलब कि वहां पे सिर्फ क्या है, मांस है। तो वो जो मांस होता है वो यही होता है, जो कोरियन होता है उसकी जो कोरियोनिक विलाई होती है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती है, उसमें इतना ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है, उनमें अधिक सेल्स बनने लगती हैं कि जितना भी ये यूट्रस का एरिया है सबको ये कवर कर लेती हैं, और इसको हम प्रेगनेंसी नाम दे देते हैं। तो जो कंप्लीट हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल होता है, इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं, कोई प्रमाण नहीं दिखता है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उस दौरान, और ना ही प्लासेंटल सर्कुलेशन रहता है, सिर्फ और सिर्फ मांस जैसा कुछ दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, ये यही होता है कि जो भी कोरियोनिक विलाई होती हैं वो बहुत ज्यादा उनका सेल डिवीजन हो जाता है, बहुत अधिक उनका सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे यूट्रस को ऑक्युपाई कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कोरियोनिक विलाई है वो इतना अंदर तक पेनिट्रेट करके धंस जाती हैं, जो ये इंडोमेट्रियम लेयर होती है इसमें इतना अधिक अंदर की तरफ धंस जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है कि जिसकी वजह से यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो परफोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती है उसको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर वहीं पे प्रेगनेंसी लॉस वाला सिम्टम्स हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से जो कंप्लीट हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल होता है उसमें किसी भी तरह का एम्ब्रियो का साक्ष्य नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कोरियोनिक विलाई होती है उसी का सेल्स होता है, उसी का मास होता है जो हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल की, कि इसमें क्या होता है, तो पार्शियल जो हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल होता है इसमें फीटस बनता है। फीटस में हमको जो प्लासेंटल सर्कुलेशन है वो भी समझ में आता है, क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी लॉस होती है वो 8 से 9 सप्ताह में होती है। 8 से 9 सप्ताह में के दौरान जो प्रेगनेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर ट्रोफोब्लास्ट बना, और उसके बाद क्या हुआ, फिर कोरियन बना और प्लासेंटा बनी। तो जब कोरियन के बाद कोरियोनिक विलाई बनती हैं, तो वो कोरियोनिक विलाई जब आई कहाँ पे, इम्प्लांटेशन के लिए, जब यहाँ पे जाइगोट आया तो उसके साथ सारी चीजें उसके साथ ही हैं, इर्द गिर्द हैं, सब जुड़ी हुई है एक कम्पैक्ट मास की तरह। तो यहाँ पे जब एम्ब्रियो आया, एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है, एमनियन है, फिर अमनियोटिक फ्लूइड है, फिर कोरियन है, फिर उसके ऊपर क्या है, कोरियोनिक विलाई है। तो जब ये आई यहाँ पे पेनिट्रेट हुई कहाँ पे, जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम वाल है वहां में धस गई, सिंक हो गई, इंडोमेट्रियम की जो रेसिडुअल वाल होती है वहां वो सिंक हो गई। उसके बाद जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए एम्ब्रियो को वो दे रही है, लेकिन अगर उसी दौरान जो कोरियोनिक विलाई है उनमें किसी भी तरह का चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है, उनका आकार है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो वेसिकल्स का रूप ले रही है, उनमें कुछ फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, सिस्ट जैसा बन रहा है, तो फिर जो न्यूट्रिएंट वो दे रही है एम्ब्रियो को नहीं दे पाती, और फिर एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, और इस तरह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कब होती है, ये होता है 8 से 9 सप्ताह के बीच में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फीटस प्रेजेंट रहता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हमको हार्ट बीट पता चलती है, स्पष्ट पता चलती है, लेकिन मोलर प्रेगनेंसी होने की वजह से, हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल का डेवलपमेंट होने की वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, बच्चा खराब हो जाता है। तो जो हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, लेकिन बहुत रेयर होती है, किसी किसी फीमेल्स में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इसके कारण के बारे में कि जो हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल है ये किस वजह से गर्भावस्था के दौरान फीमेल्स में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हाइड्रोटेटिफॉर्म मोल के कॉजेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।